प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सूबों में इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस केस की समाअत, बेंच में इख्तलाफात सामने आ गए। मौजूदा बहरान को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात ने केस का रुख तब्दील कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की पीडीएम जमातों को नोटिस जारी करने की मुखालिफत। आज की समाअत में क्या हुआ इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मरियम नवाज ने 5 के टोले को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। जनरल फैज हमीद टोले के सरगना करार। मरियम ने जनरल फैज जबकि इमरान खान ने जनरल बाजवा को निशाने पर रख लिया। शहबाज शरीफ ने जेल भरो तहरीक को नाकाम करार दे दिया। सदर को गैर आईनी कामों से बाज रहने का मशवरा भी दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे बारखान वाकये में नया मोड़, गिरानाज बेटी और 4 बेटे जिंदा बाजियाब। कुएं से मिलने वाली लाश की लड़की की निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंकशाफात ने केस को नया मोड़ दे दिया। सरदार खेतरान की निजी जेलें और कितने लोगों की जिंदगियां इन जेलों में खतरे में हैं। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक साहब, और उनको हम वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इजाजुल हक साहब, वैसे तो काफ़ी मौजूआत हैं जिन पे आपसे बात होनी है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम पीटीआई की जो न्यू स्ट्रैटेजी सामने आई है, जेल भरो तहरीक, कैसी लग रही है आपको? ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है उनकी? ये मूव अच्छी मूव है? देखिए, मैं तो इतना इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि जेल भरो तहरीक जो है इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनेगा, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है टू कीप दी मीडिया एंगेज और लोगों की तवज्जो जो है वो अपनी तरफ मदऊ कराने के लिए। लेकिन इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि आपने देख लिया कि लोग इस वक्त जो ख़ास तौर पर मजदूर तबका है या जो सैलरीड लोग हैं वो मोहब्बत बहुत है उनको पीटीआई के साथ, लेकिन हर कोई जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये खान साहब की स्ट्रेटजी है, वो एंगेज रखना चाह रहे हैं हुकूमत को भी और मीडिया को भी, तो इससे एक उनको अच्छा जो है वो इश्यूज जो है वो मिल रहे हैं इनको। अच्छा इजाजुल हक साहब, जिस तरह हमने देखा कि जब ये स्टार्ट हुई शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आसिम स्वाति, पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, उन्होंने गिरफ्तारियां दी। आज केपी में कुछ इस तरह के मामलात नहीं थे, तो आप भी इंडोर्स करते रहते हैं। ऑल्दो आप ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ वेरी सिंबॉलिक है, लेकिन इट इज़ नॉट अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। फ्यूचर में देख सकते हैं हम कि आप भी इस तहरीक में शामिल हो जाएं, गिरफ्तारी दें, आप करते रहें, अलायंस है आपका एक तरह का? मुझे तो बगैर तहरीक चलाए गिरफ्तारी के चक्कर में डाल दिया, नोटिस आ गए हैं और बड़ा मालदार मैं बन गया हूँ। 1.8 अरब पता नहीं डॉलर हैं, कुवैती दिनार हैं कि कतरी रियाल हैं या रुपए हैं। तो ये तो एक मतलब मुझे समझ नहीं कितनी बुखलाहट कहाँ से आ गई है कि मुझ जैसे शख्स पे। आपको किसने नोटिस जारी किया? जरा थोड़ी डिटेल बताइएगा, हमारे व्यूअर सुनना चाहेंगे सर। आप जैसे बड़े आदमी को कैसे नोटिस चला गया सर? नोटिस आया है एफआईए की तरफ से और अजीबोगरीब नोटिस है। इसलिए मैं ये कह दूं कि एक केस जो कि किसी पे चल रहा था नैब के अंदर, जो क्लोज हो चुका है 1.5 साल से, तो नैब के अलावा एसेट्स बियॉन्ड मींस का कोई और अदारा नहीं कर सकता। मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन्होंने अब खत्म कर दिया है। कोई जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक जब तक के रऊफ क्लासरा साहब की गाड़ी में से कैश ना निकले 1.5 अरब रुपया, तो इनको पकड़ा नहीं जा सकता। वो फलूदे वाले और मुश्ताक चपरासी वगैरह सब की माफी हो चुकी है। तीसरा एक और छोटा सा था जो कि एफबीआर पे डिक्लेयर्ड है, वो क्योंकि मेरे साथी हैं इसलिए मुझे तंग करने के लिए उनको तंग किया जा रहा था। उनको तंग करने के लिए जैसे कि उनकी फैक्ट्री पे छापा मारा गया और वहां से बजाय सैंपल ले जाने के सैकड़ों किलो चाय ले गए वहां से उठाकर। तो मुझे बुलाया गया है 160 CRPC के तहत। 160 CRPC कहती है कि आप आए, किसी के खिलाफ विटनेस दें, विटनेस बने आप आगे। विटनेस यानी कि दे वांट टू इंक्वायर मी आल्सो। तो उसमें आप किसी को भी बुला सकते हैं। आप मतलब जिस शख्स को सड़क पे चलते हुए बुला सकते हैं, जी आए 160 CRPC। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ है, जो कि बड़ा दुख भी हुआ है, कि एक ही चीज थी जो कि मेरा सासा था, मैं समझता था कि मुझ पे कभी कोई करप्शन का या मेरी फैमिली पे इल्जाम नहीं लगा। इस बात की तस्दीक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक दफा मेरे
मामू के साथ बैठकर की, डॉक्टर बिशारत लाई उनके बाद में आखिरी दिनों में बड़े ताल्लुकात करीबी हो गए थे। आमिर नाज़िर चट्टा और फारूक लगारी की वजह से वो भी बहुत सी मीटिंग्स में जाते थे, बल्कि उनका इतना इन्फ्लुएंस हो गया था मोहतरमा के साथ, इस किस्म की केमिस्ट्री हो गई थी कि जब फारूक लगारी को प्रेसिडेंट बनाया गया तो शेरपाव साहब के मुकाबले में दोनों आमने सामने थे, तो डॉक्टर साहब ने उस वक्त फारूक लगारी का साथ दिया तो फारूक लगारी साहब बन गए। तो उनको भी मोहतरमा ने कहा, देखें आमिर नाज़िर चट्टा साहब आपके साथ आते हैं, जब भी कोई ज़ियाउल हक के बारे में हमारा कोई साथी बात करता है तो ये बड़ा लड़ते हैं हमारे साथ। तो बाद में उन्होंने कहा कि मैं एक बात की तस्दीक कर सकती हूँ कि करप्शन का मैं कोई इल्ज़ाम नहीं, वैसे हमारे इख्तलाफात बहुत हैं, लेकिन करप्शन पे मैं उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती क्योंकि उनके बारे में या उनके ख़ानदान के बारे में हमें कुछ नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा क्रेडिट नहीं हो सकता कि आपकी मुखालिफ तरीन हुकूमत नजरियाती तौर पर हो और वो तस्दीक कर दे, और अब एक अपनी हुकूमत हो जिनको जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने अपनी उम्र लगा दी, जिनके किले को बड़ा मजबूत किया, जिनकी बोरी में से जब दाने गिर रहे थे तो उनको सी दिया, तो इनकी हुकूमत होते हुए मुझे नोटिस देना, मुझे तंग करना, यानी कि मुझे समझ नहीं आई कि इतनी बुखलाहट क्यों हो गई है ये आपसे कौन और नाराज है इजाजुल हक साहब? आपसे कौन नाराज? एस्टेब्लिशमेंट नाराज है क्योंकि कहा तो ये जाता है कि नैब वगैरह ये इस तरह की चीज़ें वो मैनेज करते रहे हैं माजी में, या आपसे शहबाज शरीफ साहब नाराज हैं, या उसका जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं? ये कौन आपसे नाराज है कि आप जो बता रहे हैं कि नोटिस इशू हैं? देखिए, ये तो मुझे अभी खुद समझ नहीं आ रही कि क्या वजह क्या है इसकी और कौन नाराज है। एक आधी बात मैंने जो की थी माजी के अंदर, वो मुलाकातों की बात मैंने कह दिया था कि छुप के मुलाकातें होती हैं, शायद उस वजह से कोई बात हो। राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जो कि जिनके साथ FIA मतलब जिनके मतहत है, तो उन्होंने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन यह है कि नोटिस मिला बाद में और खबर जो ऐसे चली जैसे कि किसी ने सारे टेलीविजन को जो है ना वो लिख कर एक ही खबर जो है या मतलब यकमुश्त पहुंचा दी। अब वो पता नहीं पैमरा की तरफ से गई है या किसी और अदारे की तरफ से गई है। नहीं, पैमरा मेरा ख्याल है लिख के खबरें तो नहीं भेजता किसी को सर, वो तो उल्टा हमें वो डायरेक्शंस आती हैं कि ये खबर या ये फुटेज फलां चीज़ चल सकती है नहीं चल सकती। पैमरा तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसका काम हमें खबरें भेज के चलवाना नहीं है। अपना दुश्मन अपना मुखालिफ किसी और जगह तलाश करें भाईजान। चले, फिर हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हो या कोई और अदारा हो जो कि खबरें इस तरह जिनके कहने पर ही खबरें चलती हैं। ये वैसे आपकी इस हालांकि और बड़े आपसे अहम सवाल पूछने आज की प्रोसीडिंग के हवाले से बड़ा केसेस अहम है, आपके कहाँ से मतलब है? ये तो आपने जैसे कहा नवाज शरीफ साहब तो अपने आप को उनका बेटा कहते थे ज़ियाउल हक साहब का, और बाद में मिशन कंप्लीट करने के लिए भी बड़ी तकरीरें हैं, आपके घर आना, अपनी उम्र की ज़िया साहब ने दुआ दी, वो जो बातें आपने बताई है, तो कहाँ पे आपके इतने मसले शुरू हो गए कि मामला यहाँ तक पहुँच गया कि उनकी हुकूमत के होते हुए जनरल ज़ियाउल हक साहब के ये बेटे जो हैं बड़े, उनको इंक्वायरी के लिए FIA ने बुला लिया कि इधर आएँ और हमारे सवालों जवाब का दें? कुछ थोड़ा सा बताएं कि क्लू देंगे कि कहाँ से मामला शुरू हुआ, या जनाब मुशर्रफ का साथ देने से वो नाराज हो गए क्योंकि आप उनकी कैबिनेट में वजीर बने थे बाद में जब 2002 के इलेक्शन में? देखिए, मैंने एक कल क्लासर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी सी मतलब मैंने कहा कि ये एक मुफाहमत का टाइम है, यानी मुफाहमत होनी चाहिए सब लोगों में, अदारों में। जिस तरह के आज आपने देखा है कि अदलिया को भी बख्श नहीं रहे, जजेस को भी नहीं बख्श रहे, यानी कि यहाँ तक हम नौबत यानी टोटल डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो रही है। तो मैंने एक छोटा सा किस्सा सुनाया था, मैंने कहा कि मेरी इस सियासी तारीख के अंदर एक वो वक्त था जबकि कहा जाता था कि मोहतरमा बेनज़ीर कभी वापस इक़्तिदार में नहीं आएंगी। क्लासर साहब, आप इस चीज के बिल्कुल गवाह होंगे कि ये एक बड़ी एक थ्योरी थी जो सामने लाई गई। मैंने कहा कि जिन लोगों ने ये बात की उन्होंने ही बाद में मोहतरमा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और मोहतरमा 88 में आके यानी उस हादसे के बाद शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद एक वक्त आया जब कहा गया कि ना मोहतरमा आएंगी हुकूमत में और ना नवाज शरीफ साहब आएंगे हुकूमत में। ये भी आपको पता होगा 99 के बाद जो बात हुई थी, मोहतरमा सेल्फ एग्जाइल में चली गई और नवाज शरीफ साहब को एग्जाइल में भेज दिया गया 2002 में जब इंटरवेंशन हुई कतर और सऊदी अरेबिया की तरफ से, तो वो वहां चले गए। तो फिर क्या हुआ, फिर
हमने देखा ये कहा गया जी कि 100 साल तक आप एक वर्दी में अगर रहें तो आपको रहने की है, और हमें कहा गया जी कि मोहतरमा और नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो आप खुली सियासत करें, डट के सियासत करें। फिर हमने अपनी आंखों के आगे देखा कि मोहतरमा वापस आई, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया जिसमें उनकी जिंदगी भी चली गई। लेकिन जब वो वापस आई तो जो लोग 10 सितंबर को 2000 कौन सा था वो आपको याद होगा, 7 में नवाज शरीफ साहब आए यहाँ पर, और उन्हें यहाँ पर प्रिंस मुकरीन आए, बड़ा मेरा उनके साथ एक ताल्लुक था, और हरेरी आए। इनकी कंपनी के साथ भी, इनके वालिद के साथ भी मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है, क्योंकि इनकी भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन सऊदी अरेबिया व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ बैंक, तो उनके साथ भी मेरे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने आकर एक ही सवाल किया, मतलब उसका मुझसे ज्यादा आपको मालूम होगा। उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ को वापस ले जाते हैं, लेकिन किंग ने एक ही सवाल पूछा है कि क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो उनको वजाहत दी गई जनरल परवेज मुशर्रफ जो सदर पाकिस्तान थे उनकी तरफ से कि मोहतरमा वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा जी बिस्तरा बांधो, इसको भी हम लेकर जा रहे हैं वापस। फिर क्या हुआ, फिर हमारे देखते देखते आपने देखा कि एनआरओ हो गया, मतलब आफ्टर दी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, वहां पर अभी इंक सूखी नहीं थी तो अबू धाबी में मुज़ाकरात शुरू हो गए। जब मुझे मालूम है ये बात अच्छी तरह, क्योंकि मेरे सामने मैं आई एम प्रिवी टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कि मोहतरमा जिस दिन क्लासरा साहब वापस पहुंची तो मैंने इतना गुस्से में सऊदी हुकूमत को या उनके सरबराह को नहीं देखा जितना उस दिन, मतलब कहते हैं ना यू हिट द रूफ, इतना गुस्सा होता है कि यू हिट द रूफ। और फिर 5 मरतबा हमारे उस वक्त के वजीर खारजा को उनके वजीर खारजा का फोन आया, मैं उसका भी प्रिवी हूँ कि आप आए यहाँ पर, और वो हर वक्त बहाना कर रहे थे जाने का कि उनको पता था उन्होंने क्या कहना है। और फिर इवेंचुअली इतना प्रेशर डाला गया पाकिस्तान पे कि ही हैड टू गो, और ही हैड टू एग्री दैट नवाज शरीफ विल कम बैक, और वापस आए और बड़े प्रोटोकॉल के साथ आए। 2 C-130 जहाज उनका सामान लेकर आए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां साथ आई, और माशाल्लाह इलेक्शन के लिए भी उनको जो लवाजमात चाहिए होते हैं उनको मिले। अब ये जो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान से ना मिलो, ये ना करो, वो ना करो, उस पे कांटा लग गया है, वो सियासत में नहीं आएगा। नहीं, आपको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से ना मिले, कौन कह रहे हैं सर आपको, ये किसने मैसेजेस दिए हैं? मैसेज किसी ने दिए, नोटिस आने का और मकसद क्या हो सकता है आप बताएं। मतलब मैंने तो किसी का कोई एक पैसा नहीं देना किसी का, मैंने ना कभी लिया है, ना कभी मुझे नैब ने बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे पास कोई एसेट्स हैं जो बियॉन्ड मी। आप वहां पे जा रहे हैं, आप इंक्वायरी में वहां पेश होंगे या आप नहीं जाएंगे वहां पे, या खतरा है आपको कि गिरफ्तारी हो सकती है आपकी वहां? यार मैं तो समझता हूँ कि उनको FIA वालों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैं पेश हूँ वहां जाके, मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेश हुए, आई एम नॉट सजेस्टिंग सर, मैं कह रहा हूं कि आप पेश होंगे या नहीं होंगे, मैं तो सर ये पूछ रहा हूं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं पेश नहीं होऊंगा। अभी तो मैंने उनको लिख के भेज दिया है कि मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि केस क्या है। अब मुझे ये बताया जाए ना कि भाई कौन सा केस है, ताकि मैं तैयारी करके जाऊं। कोई क्वेश्चनेयर भेजे मुझे, नहीं उसमें जिसके डिटेल बारे नहीं में इंक्वायरी करना चाह रहे हैं। जो लेटर भेजा है कि आपको, उसमें कोई डिटेल नहीं है कि क्या इल्जामात हैं, क्या? मुझ पे कोई इल्जाम नहीं है, मुझे 160 CRPC के तहत बुलाया है, मुझ पे कोई इल्जाम नहीं है कि आप आकर किसी के बारे में गवाही दें। आप आकर, यानी अगर आप नहीं आएंगे तो फिर लाजमी बात है पकड़ेंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी करना होगा। ये लिखा हुआ है उसमें कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपको पकड़ेंगे? मतलब उन्होंने कहा ना 21 तारीख को पेश हो जाएं, वरना। अच्छा, वरना का मतलब ये है कि उस पे तो ये वरना तो होता ही है ना उसमें। हाँ, नहीं डेफिनेटली आप उस पे न ठीक कह रहे हैं। तो आपने वजह नहीं बताई कि नवाज शरीफ साहब क्यों नाराज हो गए आपसे, ये मामला यहाँ तक पहुंच गए सर, हालांकि यू आर फैमिली सर। मुझसे तो नाराजगी का, नवाज शरीफ साहब को तो नाराजगी मुझसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं तो ये कहता रहा हूँ बार बार कि वापस आए, खुदारा वापस आए। इस मुल्क के जो हालात बन गए हैं, हो सकता है कि आप 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, स्टेट्समैन है, आप वापस आए तो हो सकता है कि बेटर सेंस कैन प्रिवेल amongst all these people who are taking this। अच्छा, आपकी जादुल हक साहब, हमेशा से समझा गया है कि आर्मी जो एस्टेब्लिशमेंट है आपकी कंस्टिट्यूंसी रही है, बड़ी उन्होंने सपोर्ट दी। बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में 1-2 दफ़ा
आपको केसेस में बुक करने की कोशिश भी की गई, आपको पता है सारा। तो स्टैब्लिशमेंट ने हमेशा अपना जोर डाला, बल्कि जबकि आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहब को आ रही थी 88 में तो असलम बेग साहब ने, तो उस वक्त अगर हमीद गुल साहब वगैरह की उस वक्त भी कंडीशन थी कि आप उनको जनरल ज़िया साहब की फैमिली को कुछ नहीं कहेंगी। और बाद में भी देखे हमने कि आपको वहाँ से बड़ी सपोर्ट रही है, जिसकी वजह से आपको कभी उस तरह नहीं छेड़ा गया जो आम पॉलिटिशियंस को छेड़ा जाता, बिकॉज ऑफ द रीजंस कि आपके वालिद साहब यहाँ पे आर्मी चीफ रहे, सदर पाकिस्तान है, तो सारा क्लाउड था। अब क्या हुआ है कि वो जो आपकी कंस्टिट्यूंसी थी, सपोर्टर थे, वो रिटायर हो गए हैं, नए अफसरान आ गए हैं, अब आप वो जूनियर जो हैं वो सीनियर हो गए हैं, सीनियर चले गए हैं। सो वो जो लेवल ऑफ एफिलिएशन रिस्पेक्ट था आपकी फैमिली के साथ वो नहीं रहा, लिहाजा अब आपको FIA ने भी नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं, साथ इसके वरना भी लिखना शुरू कर दिया। सर व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, नथिंग वेंट रॉन्ग और इंशाल्लाह मामला तो ठीक हो जाएंगे। मैं तो इस तरह तो मोहतरमा के दौर में 4 मरतबा, एक दफा थाने और 3 दफा अडयाला जेल गया हूँ। लाजमी बात है कि थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई वहां से मैं निकल ही आता था। इस दफा भी इंशाल्लाह जो मैं समझता हूँ कि जब कुछ किया नहीं है तो मुझे किसी चीज का खतरा नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक है इस मसले से। ये मैं अभी मालूमात हासिल कर रहा हूँ। मैंने कुछ अपने दोस्त जो PMLN के हैं उनसे मैंने पूछा है कि जरा मुझे पता करके बताएं। बल्कि राना सनाउल्लाह के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, यानी कि जब उन पे केस बना था तो मैंने स्टेटमेंट दी थी कि ये झूठा केस है, ऐसे केस नहीं बनने चाहिए। और फिर एक मेरे पे भी किसी ने एक दफा वो एक वहां पे डेथ हो गई थी, मैं कहीं और बैठा हुआ था, तो हम पे 109 का मुकदमा हो गया जो 3 साल तक हम भुगतते रहे। तो उसमें राना साहब ने बड़ी सपोर्ट दी थी। इट्स क्वाइट इरानिकल, आप पे भी 109 का मुकदमा हुआ है सर? हाँ, 109 का मुकदमा हुआ, 48 पेशियां हुई, वो हमने भुगती जाके। ये तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, बहुत सी में इसलिए पूछ रहा हूँ इरानिकल कि भुट्टो साहब पे भी तो यही केस था जो जनरल ज़िया साहब के दौर में बना था कि उन्होंने बैट किया था मर्डर में, या उसके नवाब कसूरी साहब के। सो इट्स क्वाइट इरानिकल के आप पे भी फिर बाद में कई सालों बाद वही मुकदमा हुआ जिसमें भुट्टो साहब को फांसी हुई थी जनरल ज़िया साहब के दौर में। हाउ डिड यू फील दैट? आपको कैसा फील हुआ था कि समथिंग के कोई इरानिकल कोइंसिडेंटल कारमा कोई इस तरह की चीज आपको फील हुई जब ये पर्चा आप पे हुआ? नहीं, मैं देखें वो तो रिलेट नहीं कर सकते एप्पल एंड ऑरेंजेस को हम। वो और केस था, ये और केस था, ये कोई। लेकिन दफा तो सर वही थी ना इजाज भाई, दफा तो वही थी जो भुट्टो साहब पे भी वही थी, आप पे भी वही थी, दफा थी और उसकी सजा भी तकरीबन मिलती जुलती होती है सर। दफा भी वही थी, लेकिन 3 साल तक भुगता भी मैंने उसको और पेशियां भी भुगती। लेकिन आप लकी रहे ना भुट्टो साहब की निस्बत, आप ज्यादा लकी रहे इजाज भाई, वी मस्ट से दैट। अल्लाह ने आपको बचाया। If I could just add in, ये आप कह सकते हैं। क्लास साहब मुझे याद आ रहा है जब लास्ट टाइम इजाजुल हक साहब हमारे शो में थे तो गिरफ्तारी हुई थी फवाद चौधरी साहब की, तो आपने एक पैटर्न बड़ा बताया था कि फवाद चौधरी, शेख रशीद और अगला नंबर आपका तो नहीं है। तो ये कुछ अभी सेफ प्ले कर रहे हैं इजाजुल हक साहब, खुल के बात नहीं कर रहे। इजाजुल हक साहब हैज बीन वेरी, मुझे कहने दें, मतलब इनसे हमने ब्लंट होकर कभी भी कोई सवाल पूछे, चीजें पूछी, ही हैज बीन वेरी ओपन, ऑनेस्ट एंड ब्लंट, ये मुझे कहने दें। और उसकी बाद उनको मेरा ख्याल इश्यूज भी होते हैं। तो सर जी ये तो चले, आपने कहा कि यू स्टेड लकी कि आपके दफा 109 लगी, तो भुट्टो साहब वाज अनलकी सर इन दिस सेंस? देखिए, वो केस और केस था, ये केस और केस था। अभी हम यहाँ, मैं वकील तो हूं नहीं कि मैं यहाँ पे आपको कुछ बता सकूं। एज इजाजुल हक, नॉट एज ए सन ऑफ जनरल ज़िया साहब, एज इजाजुल हक पॉलिटिशियन, एक आपकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके तहत हैं, आप जजमेंट तो दे सकते हैं, राय तो दे सकते हैं कि भुट्टो साहब की फांसी जो हुई थी वाज इट जस्टिफाइड अंडर 109? देखिए, ये बड़ी लंबी बहस है क्लासर साहब, इस बहस में आप पढ़ जाएंगे तो फिर सारा प्रोग्राम आपका हम कोई और प्रोग्राम में चला जाएगा। आप अगले हफ्ते में फिर और आप टाइम दें। मैं आपकी इसलिए भी इज्जत करता हूं कि यू आर वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट इन मैनी ओपिनियन, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। चले हम ये अगले हफ्ते कर लेंगे। लास्टली सर, अभी जो आज हमने देखी है ये कैंपेन, और आपने बड़ी इस पर अपनी राय दी है, ब्लंट राय दी है, जिसके हो सकते हैं PTI वाले पसंद ना करें, कि आपने कहा कि वो तहरीक जो है ना इल एडवाइस थी। तो खान साहब इस तरह की उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था, लोगों का मिजाज नहीं देखा था कि लोग बेचारे रोज ही कमाएं, वोट तो देने को तैयार हैं लेकिन वो जेल जाएं, पीछे बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, वकील हैं, और फिर कल को जमानत भी नहीं करवा सकते क्योंकि खुद जा रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। तो खान साहब ने किसकी एडवाइस पे ये शुरू किया है जो लग रहा है कि उस तरह ये क्लिक नहीं कर सकी ये तहरीक? और आप जैसा बंदा भी बिल्कुल सही कह रहा है। देखें, अभी इट इज टू अर्ली टू से कि क्लिक किए कि नहीं किए। कुछ लोगों ने गिरफ्तारी दी है, कुछ लीडर्स भी गिरफ्तार हुए हैं,
मैं क्लासर साहब ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, मैंने वजीर आजम साहब से भी अपील की है, मैंने कहा कि मैं सबको जाके मिलूंगा। जी आपको हैरानी होगी कि मैंने कहा मैं जरदारी साहब को भी मिलना पड़ा, उनको भी जाके मिलूंगा। मतलब ऑल आर मतलब डिफरेंसेस असाइड, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को मैंने अच्छा, रिक्वेस्ट की आपको थी मैं कि सॉरी आप मैं ऐलान अपने आप करें। रोक नहीं पा रहा इजाज भी, आपके पास ना हर दफा कोई ना कोई नई खबर होती है और मैं प्रॉम्प्ट हो जाता हूँ। आपकी कभी बेनजीर भुट्टो साहब से और जरदारी साहब से डायरेक्ट भी कोई राब्ते रहे हैं, माजी में कोई बातचीत हुई हो कि लेट्स बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, कभी रहे हैं, डायरेक्ट बातचीत हुई हो आपकी? ऐसा तो नहीं हुआ, डायरेक्टली नहीं हुई, लेकिन रहमान मलिक साहब ने एक दफा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मुझे कहा था। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है, लंदन में मुझे मिल गए थे, और आपको मालूम है कि उनका हमारा कुछ पीछे ताल्लुक रहा है। अब मैं उसमें नहीं जाता, अल्लाह ताला उनको बख्शे, अब तो इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया अपने, वो क्या था उनका जो उनकी शॉप थी, सबवे था। हाँ सबवे था, वहां पे मैं भी गया हूँ, उस एजवे रोड पे जो उनके भाई हैं खालिद भाई, एजवे रोड पे, वहाँ बर्गर मैंने भी खाए हुए हैं, काफी मैंने भी पी हुई है। मैंने वहां पर बैठकर एक डाइट कोक पी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी और मोहतरमा की मैंने मीटिंग करवानी है, और जहां आप कहेंगे वहां मुलाकात होगी, और दावत भी आपको हम उनसे दिलवाएंगे। अच्छा, तो मैंने कहा था अच्छा ठीक है, फिर इंशाल्लाह वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। ये 2007 की बात कर रहे हैं मेरा ख्याल, अगस्त वगैरह, अगस्त, ये बिल्कुल ये सितंबर, उन्हीं दिनों की बात है जब नया नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। अच्छा 2006 था, और उसके बाद इट वाज 2006। वही उसके उस वक्त की बात है। मैं भी लंदन में था, तो कहीं चलते चलते उनसे मुलाकात हो गई, और फिर वो जहाँ रहते थे, मेरी सिस्टर भी वहीं रहती थी, तो कभी कभी आते जाते उनको सलाम दुआ हो जाता था। तो फिर आपको इनविटेशन नहीं आई बेनजीर भुट्टो साहबा की इंसिडेंटली? उसके बाद फिर मतलब मैं पाकिस्तान आ गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि सियासत में क्या हुआ, और जरदारी साहब के साथ मेरे वैसे ही स्पेशल ताल्लुकात हैं, आपको पता है उनके बारे में। नहीं वो क्या ताल्लुकात हैं सर, आप वो क्या ताल्लुकात हैं, थोड़े से कोई अगर हल्का सा हिंट कराते जाएं। आपसे तो अगले हफ्ते दोबारा आपसे पूरा शो करना पड़ेगा भाईजान, तैयार रहें आप, बड़ी खबरें हैं आपके पास। तो नहीं तो इतनी बड़ी खबर किसने दी थी न्यूज को, यानी जो लगी थी 5 कॉलम की, तो वो मेरी तो नहीं थी, वो रऊफ क्लासरा साहब की न्यूज थी, जब लगी थी, जब ये बेल हुई थी इनकी। तो उसके बाद 1-2 मरतबा उनका मेरी फोन पे बात हुई है। जरदारी साहब का शुक्रिया का फोन आया था आपको? हाँ, वो उस वक्त भी आया था, मैंने कहा मैं आपको मिलूंगा अभी आगे। और उसके बाद खाने पे मुझे प्रेसिडेंसी बुलाया था, वहां मिले। फिर उसके बाद चाइनीज प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था, उसके डिनर में मिले, खास उठकर आए। अच्छा, मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप दोपहर में लंच पे आए, तो वहां मैं आपको मिल नहीं सका प्रेसिडेंसी में, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ये अहमद महमूद मेरे साथ बैठे हुए थे तो उस वक्त का, तो इसलिए ताल्लुकात अच्छे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इन सबको इकट्ठे बैठना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि इन सबको इकट्ठा बैठाऊं और इस मसले का कोई हल निकालें। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि ऐलान करें कि रिटें विटें खत्म करें और पीटीआई को असेंबली में बुलाकर बैठाएं और ये आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करके इलेक्शंस करवाएं। इस तरह अगर रऊफ क्लासरा साहब जो हालात हैं, अगर इनमें आपने इलेक्शन करवाए तो आपको 0 रिजल्ट मिलेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, जिस तरह की पोलराइजेशन इस वक्त हुई भी है। चलें, बड़ी मेहरबानी, आप बहुत सारे, हालांकि दिल तो बड़ा चाह रहा है कि आपके साथ कोई 1 घंटा मजीद लगाया जाए, लेकिन तैयार रहें भाईजान, अगले हफ्ते फिर हम आपका मिन्नत तरला करके आपको लेंगे लाइव। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी खासी खबरें भी दी और बड़ा अपना ब्लंट और ऑनेस्ट ओपिनियन भी शेयर की। थैंक यू सर, थैंक यू। एजाजुल हक हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे पास बार खान की फॉलोअप स्टोरी है और मरीम नवाज साहिबा ने भी कुछ बातें की। अगर क्लास आप उस पर कमेंट करना चाहेंगे तो ब्रेक के बाद ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे बारखान वाक़े के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा बुशरा कमर साहिबा। बुशरा कमर साहिबा, क्या अपडेट्स हैं इस वाक़े की? देखिए, कल तक जो मामला थे उसमें यही बताया जा रहा था खान मोहम्मद मरी की फैमिली की जानिब से है, उसमें से खातून की लाश जो है वो नाज नामी खातून मोहम्मद मरी की वाइफ बताई जा रही थी। लेकिन जब कल पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद कहानी टोटली चेंज हो गई, क्योंकि वो 18 साल की किसी लड़की की लाश निकली। फिर ये किया जा रहा था कि शायद ये खान मोहम्मद मरी की बेटी होगी, लेकिन गुज़िश्ता रात जिस तरह से लेवीज ने कोनू के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान खान मोहम्मद मरी की बीवी को, बेटी को और उनके मजीद जो
बेटे हैं 5, उनको भी बाजियाब करवा लिया। तो उसके बाद कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया कि तमाम बच्चे और बीवी जो है जब उनकी रिकवर हो गई है, फिर ये खातून की लाश किसकी है। जिसके बाद आज पुलिस सर्जन खातून से जब मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने इस लाश के हवाले से मरी कबीले के लोग जो हमारे पास आए थे, हमने उनको बता दिया था कि ये लाश तो अब उस लड़की की है नहीं, लेकिन अगर आपके कबीले में से किसी की लड़की कहीं गुम हुई है और वो अपने डीएनए करवाना चाहते हैं तो कोयटा सिविल अस्पताल आके अपने डीएनए करवा सकते हैं। लड़की के डीएनए के जो नमूने हैं वो लाहौर भिजवा दिए गए हैं। उसके टेस्ट की रिपोर्ट आने में काफी टाइम जो है वो लग सकता है, 3 महीने जो है वो लग सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी बच्ची गुमशुदा बच्ची है और आकर यहाँ क्लेम करता है तो वो अपने डीएनए के टेस्ट यहाँ सैंपल दे सकता है ताकि उसकी भी रिपोर्ट जो है वो भिजवाई जाए और उसके बाद ही इस बच्ची की शनाख्त जो है वो अमल में आएगी। ताहम जो 2 लड़के हैं उनके पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिए गए हैं क्योंकि उनके चेहरे जो है वो साफ नजर आ रहे हैं। और आज खान मोहम्मद मरी जब धरने की जगह पर पहुंचे तो वहां आकर उन्होंने ये तस्दीक भी कर दी कि ये दोनों लाशें उनके बेटों की हैं, जिनमें एक का नाम मोहम्मद नवाज और दूसरे का नाम जो है अब्दुल कादिर बताया जा रहा है। जबकि साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि लेवी हुकाम से उनकी बात हो गई है और उनकी बीवी, बच्चे और बेटी जो है वो बाजियाब हो गए हैं और उनको कोयटा लाया जा रहा है। कोयटा तक लाने का सफर जो है काफी दुश्वार गुजार था। कोहलू से यहाँ तक लेकर आने के लिए कोहलू में पहले मरी कबीले के लोगों ने धरना दे रखा था, जिसकी वजह से जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धरने के वहाँ जो बाजियाब होने वाले अफराद थे उनको यहाँ तक आने में काफी मुश्किलात रही, लेकिन उसके बाद लोगों को समझाने के बाद जो है जो मकवी थे उनको कोयटा मुंतकिल करने के लिए इंतजाम कर लिए गए। लेकिन अब रात का काफी वक्त गुजर चुका है और रास्ता दुश्वार गुजार होने की वजह से यहाँ पर मौजूद धरने के में जो लवाहिकीन है उनकी जानिब यही कहा जा रहा है कि वो रात के किसी भी पहर कोयटा पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें जो है उस मकाम की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। उन्हें ये बताइएगा, 2 बातें बताइएगा। एक तो ये है कि आप कह रही हैं कि उनके जो डीएनए के ये सैंपल्स हैं वो लाहौर भिजवाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा है हमारा, स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर हवाले से इंपॉर्टेंट है। हमारे बलोच भाई जो वहाँ पे रहते हैं सबसे ज़्यादा मतलब हमारे पास गवादर भी है और बड़े वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इतना उनके पास पूरे सूबे में कहीं पे कोई एक भी लैब नहीं कायम की कि जो इस तरह की चीज़ों के लिए मददगार हो। उसके लिए भी ये लाहौर भेजी जाएगी, नंबर 1। दूसरा, ये जो सारे धरने में हमारे वो आए बैठे हैं, सारे मरी भाई हैं जो भी हैं, जब वो मां जो हैं वो उस वक्त कुरान उठा के वीडियो आई, सेनेट में भी उस पर तकरीरें हो गई, मीडिया में भी आ गया, उस वक्त धरने के लिए कोई ये लोग बाहर नहीं निकले। हमारे बलोच भाई मरी, मैं उनकी स्पेशली बात कर रहा हूँ, जब 2 बच्चे मारे गए हैं उसके उस माँ के जवान, और जब शोर मचा है, मीडिया में आया है, लोग एक्टिव हुए हैं, वो फिर धरने के लिए हैं। मरना जरूरी था उसके 2 बच्चों का। उसके बाद ये सारे बलोच भाई हमारे बाहर आते धरना देते, उस वक्त क्यों नहीं किया गया? उनकी जानें बच जाती शायद जब उस माँ की वीडियो आई थी। देखिए कासरा साहब, ये मामला तो हमेशा से उठता रहा कि कोयटा में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया हो या कोई भी बड़ा सानेहा पेश आता है तो उस सूरत में अगर डीएनए करवाए जाते हैं तो डीएनए के लिए यहाँ पर लैब बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। सेहत के शोबे के लिए हर साल खतीर रकम दी जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी लैब नहीं बनवाई गई। अब डीएनए की अगर टेस्ट की रिपोर्ट लाहौर या इस्लामाबाद भिजवाई जाती है तो वहां पर इतने ज्यादा सैंपल्स होते हैं कि बलूचिस्तान की बारी आते आते 2 से 3 महीने लग जाते हैं, जिसमें केस जो है वो काफी कमजोर पड़ जाता है। अब बात करते हैं हम कि जो वीडियो सामने आई उसके हवाले से, तो मैं आपको ये बताती चलूं कि जब ये वीडियो सामने आई तो सिर्फ सोशल मीडिया पर चंद लोग ही जो आवाज उठाते रहे, लेकिन जिस तरह से हम रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं कि धरने में आने वाले कुल जो यहाँ पर सियासी और समाजी तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जब आकर खिताब करते हैं तो शर्मिंदगी का इजहार भी करते हैं कि हमें शायद ये आवाज बहुत पहले उठा लेनी चाहिए थी, तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अगर ये आवाज तब नहीं उठाई गई, अब उठाई गई है, तो उनका ये कहना है कि इस आवाज के उठाने के बाद कम से कम ये हुआ है कि खान मोहम्मद मरी के बच्चे और बीवी जो है वो जिंदा बाजियाब हो गए हैं। जी, इसको फॉलो करते रहे आप। मेरा ख्याल खितरान साहब का भी आज जिन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं उनको शायद 10 दिन का मैं सुन रहा था रिमांड किया है। इसको फॉलो करते रहेगा। नेक्स्ट वीक जब हमारा दोबारा शो होगा तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे। यू हैव बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आई मस्ट से, कि आपने इसको बड़ा इसके साथ डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ फॉलो किया है। तो कीप द गुड वर्क, और हम नेक्स्ट वीक आपसे फिर इस पे फॉलो अप लेते रहेंगे। थैंक यू। बुशरा कमर साहिबा हमारे साथ क्वेटा से मौजूद थी, इस मामले पर अपडेट देती हूँ। यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मरियम नवाज की आज की जो तकरीर थी उसके हवाले से। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और क्लास साहब, हमने बात तो करनी थी मरीम नवाज की, लेकिन सो मोटो केस की जो आज अहम समाअत हुई है, जी हमारे साथ सबीउल हसनैन मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने इसको कवर किया है, तो उनसे बात करेंगे। वेलकम करेंगे सभी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा सभी, ये बताइएगा कि ये जो सूबों में इलेक्शंस पे के डिले के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये असकुद नोटिस था, इसकी आज अहम समाअत हुई और हमने ये देखा है कि बेंच में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं वाज़े तौर पे, इसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए, आज समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 9 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे। उन्होंने जब वकला को बताया कि सो मोटो जुरिस्डिक्शन को इन्वोक क्यों किया गया, तो इस दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो है तो अपना एक नोट पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं सो मोटो जुरिस्डिक्शन जो इन्वोक की गई है उस पर। बुनियादी तौर पर 3 ग्राउंड्स उन्होंने अपने नोट में लिखे, जिसमें सबसे पहला तो ये कि ये मामला जो था ये सर्विसेज ट्रिब्यूनल से आया, जो कि लाहौर में जो CCPO महमूद डोगर है उनका मामला चल रहा था, और उसमें जो है तो इलेक्शन की ताखीर का मामला जो है तो वो निकाला गया। और इसके साथ साथ ऑडियो टेप्स का भी जिक्र किया कि जिस बेंच ने खुद नोटिस के लिए ये लिखा था चीफ जस्टिस को, उसी में ही वो जज शामिल है जिनकी ऑडियो टेप, मुबैना ऑडियो टेप जो है तो वो लीक हुई थी। इसके साथ साथ ये भी जो है तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि चूंकि मामला खुद नोटिस का रेफर जो किया गया उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो वो केस सुन रहे थे, उन्होंने अपनी हतमी राय दी है। और इसी तरह कल का जो नोटिस था, जो जिसमें नोटिस जारी करके आज हियरिंग के लिए जो मुकर्रर किया गया था, उसमें भी चीफ जस्टिस ने अपनी हतमी राय दे दी है। तो इससे आर्टिकल 10 की जो है तो जो हक दिफा है वो भी मुतासिर हुए। केस की समाअत में जस्टिस सत्तर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 बड़े अहम सवालात जो हैं वो उठाए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर असम्बलियां तहलील का अमल गैर आईनी है तो क्या असम्बलियां बहाल की जा सकती हैं, जिससे जो मौजूदा बहरान है वो हल हो जाए। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमें ये भी देखना होगा कि क्या वजीर आला किसी सियासी लीडर की डिक्टेशन पर असम्बली तहलील कर सकते हैं, वो असम्बली जो कि 5 साल की आईनी मुद्दत के लिए अवाम ने जिसको मुंतखब किया गया, हमें ये भी देखना है। केस की समाअत में अच्छा एक मिनट सभी, जब आपने कहा उन्होंने उठाया पॉइंट उठाया जस्टिस मंदोखेल साहब ने ऑडियो लीक्स की बात की जो वहाँ जस्टिस नकवी साहब के हवाले से, तो वो भी बेंच में बैठे हुए होंगे, उन्होंने कुछ इस पे बात की, कोई रिएक्ट किया या वो चुप रहे? वो बिल्कुल, वो जज थे वो बेंच में बैठे हुए थे और जस्टिस मंदोखेल अपना नोट पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कुछ सरगोशी की अपने साथ बैठे हुए जज जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ, लेकिन उन्होंने पूरी समाअत में कोई ऑब्जर्वेशन या कोई रिमार्क्स नहीं दिए, क्योंकि आज सभी की आवाज मेरे ख्याल से लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। अच्छा क्लास साहब, कल भी इसकी समाअत है और ये एक बार काउंसिल ने भी कहा है इनफैक्ट कि ये जो बेंच है वो उसके ऊपर एतमाद का इजहार नहीं किया। उनका 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वैसे मौजूद नहीं है। कल हमारी शाखावर साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि इट इज़ वेरी अनयूजुअल अनप्रेसिडेंटेड कि जस्टिस काजी फाइज ईसा एंड ही इज द सीनियर मोस्ट जज आफ्टर द चीफ जस्टिस, वो नहीं मौजूद है। जस्टिस तारिक साहब का भी कहा गया जस्टिस सरदार तारिक साहब। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं उसके सभी की रिपोर्टिंग से मैंने देख रहा था, इसमें तकरीबन 6 जजेस का माइंड सेट का हमें थोड़ा सा अंदाजा हुआ है। 9 हैं टोटल। अब 3 ये हैं चीफ जस्टिस हैं, उसमें मुज़हिरुल हक वो हो गए, मुज़हिर नकवी साहब हैं, और अगर इजाजुल हसन साहब जो हैं उन्होंने तो अपनी राय दे दी है, सुओ मोटो ले लिया, जो कि आपने सुन लिया कि सर्विस ट्रिब्यूनल के केस में से उन्होंने इलेक्शन का सुओ मोटो ले लिया। वो अपनी राय दे चुके हैं कि जनाब कि इस पे होनी चाहिए। जब सुओ मोटो लिया जाता है तो मोस्टली आपकी इंक्लिनेशन उस मैटर के हक में होती है, ये देखा जाता है। अब कन्विंस होते हैं कि ज्यादती हो रही है, मतलब वो ये चाहेंगे कि इलेक्शन हो 90 दिन के अंदर। दूसरी तरफ आज हमने देखा 3 और जजेस हैं ऑनरेबल जो हैं, उन्होंने डिफरेंट राय अपनी दे दी, उनके भी सामने आ गई। उसमें अतर मनीला साहब की आ गई, उसमें मंसूर अली शाह साहब के आ गई, जस्टिस मंदोखेल। 6 जजेस का तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया, रह गए 3।
जिसमें मज़ाहिर नकवी साहब भी शामिल हैं, जिन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि अपने आप को इससे ये हटा लें, बल्कि ठीक है। उसमें मियां दाऊद साहब का रेफरेंस भी उनके खिलाफ फाइल हो गया है। 2 और जजेस, सो वेरी इंटरेस्टिंग 6 जजेस का अभी केस अभी शुरू हुआ है और मंडे से रेगुलर हेयरिंग होनी, कल भी है। तो देखना यह है कि अब जो माइंड बनाना है वो 3 जजेस ने बनाना है। क्या मज़ाहिर नकवी साहब जारी रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, बेंच दोबारा बनेगा, नए सिरे से बनेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, और आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी है कि ये जो इस पे एतमाद का इजहार नहीं करे बहुत सारे लोग, ये मामला कैसे मरियम और उन्होंने इमरान ने भी आज इस पे बड़ी किस तरफ जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।